Hello friends and students. So this is the part 5 of our session 9, and in this part we will learn about guidelines to make an effective presentation. So let's start today's video. So students, here you can see that we have learned हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन. हमने ये तो सीख लिया कि प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक, कैसे वीडियो लगाई जाती हैं, कैसे इमेजेस लगाई जाती हैं, चार्ट्स कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी. तो प्रेजेंटेशन बनाने तो हमने सीख लिया है, बट केवल प्रेजेंटेशन बनाना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ठीक है, अगर आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जो ऑडियंस को इफेक्ट करे, ठीक है, उन्हें पसंद आए, अच्छी लगे, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिनका ध्यान रखना जरूरी है जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं. ठीक है, तो यही गाइडलाइंस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी, फर्स्ट जो आप बात है आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है नो योर टॉपिक. प्रेजेंटेशन आप जिस टॉपिक पर बनाने वाले हैं उस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लें. उसके बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं इंटरनेट से, आपके टीचर से, बुक से, जहाँ से भी आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहला तो यही कि अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप जानें. ठीक है, नेक्स्ट इज यूज की फ्रेजेस अबाउट योर टॉपिक. जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जब आप स्लाइड्स बनाएंगे उसमें केवल उस टॉपिक के रिलेटेड की फ्रेजेस यूज करें. मतलब जो मेन बातें हैं वो इंसर्ट करें. ऐसे नहीं कि आप उसमें बहुत सारा टेक्स्ट भर दिया, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो अब ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें सिर्फ यूँ टेक्स्ट भरा हो, बहुत सारा भरा हो, वो किसी को पसंद नहीं आते. इसी में एक दो पॉइंट्स जहाँ लिखे हों मेन, ठीक है, तो वो पसंद आते हैं. अब जैसे यहाँ पे लिखा है, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, जो मेन टॉपिक्स हैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, तो हमने प्रेजेंटेशन में क्या करना है, अपनी स्लाइड्स पर केवल की फ्रेजेस यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही रखने हैं. ओके, ऐसे पॉइंट जो ऑडियंस जिनको अगर देखे तो उनको वो बाद में याद भी रह जाए. ये बहुत सारा टेक्स्ट होगा तो वो याद ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो बाद में उनको लगेगा यार क्या प्रेजेंटेशन, मुझे तो पता नहीं क्या बताया था उसमें. एंड द नेक्स्ट इज डू नॉट राइट होल स्पीच ऑन द स्लाइड्स. आपने प्रेजेंटेशन में जो भी बोलना है ये ना करें कि जो बोलना है, क्योंकि हमें होता है, हम जो ऑडियंस जो यूज़र होता है जब प्रेजेंटेशन बना रहता है तो वो सोचता है कि यार जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो पता नहीं ये पॉइंट याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इनको अभी लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन पर ताकि देख के मुझे याद आ जाए. ओके, तो ऐसा नहीं करना, आपने केवल मेन पॉइंट्स उस पर लिखने हैं. उसके लिए मैंने आपको जब हमने पीछे किया था स्पीकर नोट्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अपनी जो ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपने सब कुछ बोलना है तो उनको आप कहाँ रख सकते हैं, स्पीकर नोट्स में रख सकते हैं, बट स्लाइड्स पर ऐसे सब कुछ भर के ना रखें. ठीक है, तो नेक्स्ट इज लिमिट द नंबर ऑफ स्लाइड्स. अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा स्लाइड्स ना बनाएं. ठीक है, सो नॉर्मली अगर एक प्रेजेंटेशन आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है सपोज करो, तो 15 से 20 ही स्लाइड्स होनी चाहिए. अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि एक स्लाइड को 1 मिनट तक एक्सप्लेन करना मतलब काफ़ी अच्छा रहता है. ठीक है, तो अपनी स्लाइड्स को आपने कितनी दिन की प्रेजेंटेशन देनी है ऐसा फिक्स तो नहीं होता कि आपने 5 स्लाइड रखनी है या 10 स्लाइड रखनी है, बट स्लाइड्स को कम ही रखने की कोशिश करना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें सारी स्लाइड्स में आ जाएं, बाकी आप एक्सप्लेन करके उनको समझा सकें. ओके, और एक जो जैसे यहाँ पर बताया कि एक जो प्रॉपर टाइम है एक स्लाइड के लिए, 1 मिनट का जो टाइम होता है वो लगभग प्रॉपर होता है, काफ़ी अच्छा होता है. नेक्स्ट इज द प्लान द लेआउट ऑफ द स्लाइड्स. अपनी स्लाइड्स का लेआउट डिसाइड करें. जैसे कि हर स्लाइड के ऊपर पहले टॉप में क्या रखें, टाइटल को रखें. ठीक है, जो आपकी फ्रेजेस हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ या टॉप से बॉटम की तरफ रीड होने चाहिए.
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्लाइड के टॉप में ही रखें, जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शुरू में ही रख दें, ताकि क्योंकि सारा कंटेंट होता है, अगर ज़्यादा पॉइंट्स लिखे तो हो सकता है जो ऑडियंस है सारे पॉइंट्स ना पढ़े, ऊपर के 2-3 पॉइंट्स लेकिन हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ऊपर ही रखें हर स्लाइड में। नेक्स्ट इज अवॉइड फैंसी फॉन्ट्स। तो जब हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये शुरुआत में जो नए यूजर्स होते हैं स्पेशली, वो उनकी आदत होती है क्या कि जो डिफरेंट अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, ज़्यादा स्टाइलिश से होते हैं, घुमावदार बने होते हैं, डिज़ाइनदार बने होते हैं, ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। बट प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फैंसी फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ आपको बता रखा है एरियल, ठीक है, ताहोमा, वर्दाना या टाइम्स न्यू रोमन्स, जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होते बट अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको जो ये नज़र आ रहा है, जो ये लिखा हुआ है, ये एरियल फॉन्ट यूज़ हुआ है। तो आपको स्क्रीन पर जो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एरियल फॉन्ट नॉर्मल होता है, सिंपल सा होता है, पढ़ना इजी होता है। तो स्टाइलिश फॉन्ट होता है, दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं बट उसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप स्पीडली उसको रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर कॉन्ट्रास्टिंग रखना है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे का जो अपोजिट कलर हो, यानी एक कलर पर जो दूसरा कलर ज़्यादा क्लियरली नजर आता हो, ऐसे कलर्स को क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग। जैसे देखो पिंक और रेड है, वो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, क्योंकि पिंक और रेड दोनों एक ही कलर की शेड है। तो अगर पिंक कलर के बैकग्राउंड पर रेड से लिखोगे या रेड के बैकग्राउंड पर पिंक से लिखोगे तो वो टेक्स्ट आपको इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर एक येलो और रेड है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, येलो बैकग्राउंड हो रेड से लिखो, या रेड बैकग्राउंड है येलो से लिखो, ठीक है। या आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, जैसे जितने भी वीडियो होते हैं उनके स्टार्टिंग में एक स्क्रीन आती है जहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसमें हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कौन सा सेशन है, कौन सा चैप्टर है। तो वहाँ पे मैं येलो कलर फॉन्ट के लिए यूज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू यूज करता हूँ। तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। तो वो जो स्टार्टिंग में जो लिखा था वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है, ओके। तो ज़्यादा अच्छे आपने अपने मनपसंद कलर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, मुझे तो ये पसंद है, ठीक है, मुझे तो पिंक पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। तो आपने ये देखना है कि ऑडियंस को फॉन्ट कौन से कलर में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, तो ऐसे कलर्स का सिलेक्शन करना है, ओके। नेक्स्ट इज यूज ए स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट टू कीप योर प्रेजेंटेशन लुक कंसिस्टेंट। आपने देखा होगा ना, डिज़ाइन टैब में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं। तो अच्छा है अगर आप वहाँ से कोई टेम्पलेट यूज़ कर ले अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त, तो उससे होगा क्या, सभी स्लाइड्स पर एक सेम जैसा बैकग्राउंड, सबका एक सेम जैसा लेआउट्स बन जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस से जो सभी स्लाइड्स की काफ़ी मिलती जुलती हो जाएगी, उससे जो प्रेजेंटेशन होती है वो थोड़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो टेक्स्ट से उसको नहीं बना, मैंने बताया टेक्स्ट बहुत लिमिटेड यूज करना है, उसकी जगह आपको क्या यूज करना है, इमेजेस यूज करो आप, ठीक है। ग्राफिक्स जैसे चार्ट्स वगैरह हैं, शेप्स वगैरह हैं, उनका यूज करो, वीडियोस का यूज करो। तो ये जो कंटेंट होता है ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है देखना स्लाइड्स पर, ठीक है, बजाय कि सिंपल टेक्स्ट के, ओके। तो टेक्स्ट रीड करना बहुत बोरिंग होता है, तो आपकी ऑडियंस बोर हो सकती है। तो इसलिए इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियोस का यूज़ करें। बट इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, बहुत ज़्यादा इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियो यूज़ ना करें। केवल जो ज़रूरी है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, केवल वही यूज़ करना है। अदरवाइज ऑडियंस क्या होगी, केवल उन्हीं इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियोज़ में खो जाएगी और आपका जो टॉपिक है उसको भूल जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर है, ठीक है, वो उनके माइंड में ही नहीं रहेगा। तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज एनिमेशन एंड ट्रांजिशन स्पैरिंगली। अब ये भी देखो, हमने आपने भी नोटिस किया होगा जब हमने एनिमेशन और ट्रांजिशन वाला टॉपिक किया था, एक्चुअली वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट एंटरटेनिंग टॉपिक है हमारी प्रेजेंटेशन का। जब एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाते हैं ना, बहुत मजा आता है, स्पेशली जो नए यूजर्स सीखते हैं, ठीक है, ओके। तो नए नए एनिमेशंस लगाते हैं, नए नए ट्रांजिशन लगाते हैं, और एक ही स्लाइड पर इतने सारे एनिमेशंस भर देते हैं, और ट्रांजिशन भी हर स्लाइड का अलग ट्रांजिशंस लगा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने भी जैसे आपको लगा के दिखाए थे। बट जब एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में हमें ऐसा बहुत ज़्यादा एनिमेशन या ट्रांजिशंस यूज़ नहीं करने चाहिए, केवल जहाँ ज़रूरत पड़े
ओके। इंफॉर्मेशन की फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एनिमेशंस का यूज करना है। स्लाइड ट्रांजिशन एक थोड़ी सी हल्की हो, ऐसी ना हो जो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर दे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब बस वो उसी में डिज़ाइन में ही खोलते रहे, अरे ये स्लाइड देखो कैसे घूम के आ रही है, ऐसे आ रही है, बस वो उसी पे आ जाए, उस पर कंटेंट क्या लिखा है उस पर ध्यान ही ना जाए। ओके, तो इनका बहुत ध्यान से यूज़ करना है। नेक्स्ट इज होल्ड अप योर आई विद एंटाइसिंग और कन्विंसिंग मटेरियल। जब आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो जाती है, लगभग एंड आता है, तो वहां पर आपने बहुत कन्विंसिंग मटेरियल रखना है, मतलब ऐसा मटेरियल जो उसका पूरा निचोड़ निकाले। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन में जो भी बताया उसको एक अच्छे से एंड करना किसी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बट एंड अप अगर ठीक से नहीं करते तो वो प्रेजेंटेशन फिर अच्छी नहीं रह जाती। तो एंडिंग जो पार्ट है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें पूरी प्रेजेंटेशन का एक समरी लास्ट स्लाइड जैसे है उस पर कुछ होनी चाहिए। ठीक है, और एंड करने के लिए जैसे थैंक यू या दूसरे कुछ ऑडियंस को हैप्पी करने के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज होने चाहिए जो उनको अच्छे लगे। नेक्स्ट इज द ऑलवेज रिव्यू द प्रेजेंटेशन 2 to 3 times बिफोर मेकिंग ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले, जैसे आप प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 बार उस प्रेजेंटेशन को जरूर रिव्यू करना है, चेक करना है, उसकी स्पेलिंग्स एरर वगैरह कोई ना रह जाए। ठीक है, मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक हमने रिव्यू वाला ही किया है। ठीक है, तो वो रिव्यू वाला पार्ट जो है वो 2 से 3 बार जरूर अच्छे से प्रेजेंटेशन को चेक करना है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। रिहर्सल कर करके देखनी है बार बार, 2 से 3 बार कम से कम, कि आप खुद से उसको प्रेजेंटेशन को एक बार रन करें, खुद से सोचें कि किस टॉपिक पर आपको क्या बोलना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ की फ्रेज की पॉइंट्स जो हमें याद रखने होते हैं प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन होगी बहुत इफेक्टिव होगी, आपको बहुत वाहवाही भी मिलेगी ऑडियंस से। ओके, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन 9 था वो कंप्लीट हो गया इस पार्ट के साथ, 5th पार्ट के साथ। सो मीट यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।